हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाय विश्वगुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं 12th क्लास का ज्योग्राफी भूगोल का पार्ट 6 द्वितीय क्रियाएं के अंतर्गत टॉपिक बाय टॉपिक चैप्टर लेकर आया हूं, जो आपको फाइनल एग्ज़ाम में आग लगा दूंगा। दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो पर बने रहिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आज मैं आप लोगों को टॉपिक बाय टॉपिक बताने वाला हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट को बारे में देखते हैं कि इसके अंतर्गत हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, यह आपका चैप्टर 6 है, जिसका नाम है द्वितीयक क्रियाएं। चैप्टर का नाम है द्वितीयक क्रियाएं। इसके अंतर्गत हम लोग द्वितीयक क्रियाएं पढ़ेंगे, उसके उदाहरण पढ़ेंगे, विनिर्माण पढ़ेंगे, उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद हम लोग वर्गीकरण को कितने आधार पर बांटा गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत यहाँ बताया गया है आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पाद के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर, इस सब बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, अर्थात आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जिसके अंतर्गत कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े उद्योग के बारे में जानेंगे। इसके बाद कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण देखेंगे। इसके अंतर्गत हम कृषि आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, वनों पर आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, इसके बाद धात्विक खनिज, वास्तविक उद्योग, अधात्विक खनिज उद्योग। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग, संयुक्त उद्योग, एवं अगला देखते हैं हम लोग उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत आधारभूत उद्योग, उपभोक्ता उद्योग, जबकि अगला टॉपिक में हम लोग देखते हैं उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे परंपरा उद्योग, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। इसके बाद अगला देखेंगे उद्योगों को प्रभावित करने वाले किस कारण से होते हैं उसके बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग पूंजी की उपलब्धता, बाजार तक पहुंच, श्रम की उपलब्धता, शक्तियों के साधन, परिवहन की सुविधा, कच्चे माल की उपलब्धता, सरकारी नीति, बड़े उद्योगों की विशेषताएँ, इसके बाद कौशल विशिष्टीकरण, यंत्रीकरण, उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग, कुशल श्रमिक, अधिक पूंजी, इसके साथ ही उद्योग प्रदेश देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग उद्योगों को प्रदेशों की विशेषताएँ, लोह इस्पात उद्योग, इस्पात कैसे बनता है, इसके बाद हम लोग सूती उद्योग देखेंगे। इस तरह से हम लोग इस सब का बारे में देखेंगे और इसको हम लोग विस्तार से टॉपिक बाय टॉपिक इसको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि हम फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सके। इसीलिए आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं टॉपिक बाय टॉपिक। यहाँ आप देख रहे हैं द्वितीयक क्रियाएं। तो द्वितीयक क्रियाएं वह क्रियाएं जिनके द्वारा प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को परिवर्तित करके औद्योगिक वस्तुओं में बदला जाता है, उसे हम द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक किसान गेहूं उगाता है, वह उसे बेचता है और फिर उसे पीसकर आटा बनाया जाता है। इसके बाद इस पिसे हुए आटे से ब्रेड बनाई जाती है और फिर बाज़ार में बेचा जाता है। इसके बाद इस स्थिति में किसान द्वारा गेहूं का उगाया जाना प्राथमिक क्रिया आता है, अर्थात हम जो छोटे छोटे उद्योग, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब हमारे प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, जबकि इसके बाद जो क्रिया होता है वह द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आता है। उस गेहूं से आटा बनाना एवं आटे से ब्रेड बनाने की प्रक्रिया द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आता है, अर्थात दूसरा कोई करता है, उसीलिए द्वितीयक क्रिया कहलाता है। इसे द्वितीयक क्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसान द्वारा उगाई गई गेहूं की उपयोगिता में वृद्धि करने से उसे ब्रेड में बदला जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं
विनिर्माण। तो विनिर्माण के बारे में यहाँ बताया गया है। विनिर्माण द्वितीयक क्रियाएं मुख्य रूप से विनिर्माण की क्रियाएं होती है। कैसी क्रियाएं होती है? विनिर्माण की क्रियाएं होती है। विनिर्माण का अर्थ होता है कच्चे माल को परिवर्तित करके उपयोगी वस्तुएं बनाना। सरल आसान शब्दों में समझे तो विनिर्माण का अर्थ होता है उत्पादन करना। इस उत्पादन की प्रक्रिया द्वारा वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए प्राथमिक क्रिया में प्राप्त लोहे के अत्यधिक उपयोग नहीं हो सकते परंतु उसे इस्पात स्टील में परिवर्तित करके उसे अनेकों कार्यों में किया जा सकता है। इस तरह से यहाँ पर उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद यहाँ देखेंगे उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 5 आधारों पर किया जाता है। पहला हो गया आकार के आधार पर। आकार के आधार पर आपका छोटे कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने पर उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं। जबकि कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित खनिज, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, रसायन, पशु, वन। जबकि उत्पाद के आधार पर आधारभूत उद्योग, उपभोक्ता वस्तु उद्योग, या फिर इसके बाद हम लोग स्वामित्व के आधार पर देखते हैं तो स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग आते हैं। जबकि उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर हम लोग देखते हैं तो परंपरागत उद्योग, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग आते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। अर्थात हम लोग आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो आकार के आधार पर उद्योगों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। इसके अंतर्गत पहला भाग आ जाता है कुटीर उद्योग। तो ऐसे छोटे छोटे उद्योग जिनका संचालन बहुत छोटे स्तर पर किया जाता है कुटीर उद्योग कहलाते हैं। यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, स्थानीय बाज़ारों तक पहुंचाया जाता है, कम पूंजी और परिवहन की आवश्यकता होती है। इसमें कम पूंजी और परिवहन की आवश्यकता होती है। इसमें रोज़मर्रा के जीवन की छोटी छोटी वस्तुओं का उत्पादन होता है। उदाहरण के लिए मिट्टी के बर्तन, चटाई आदि यह छोटा उद्योग होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हमारा हो जाता है छोटे पैमाने का उद्योग। छोटे पैमाने के उद्योग अर्थात कम पूंजी की आवश्यकता। इसमें स्थानीय बाजार तक पहुंच, स्थानीय कच्चे माल का उपयोग, कम श्रमिकों की आवश्यकता। इसमें कम श्रमिकों की अर्थात मजदूरों की आवश्यकता होती है। औद्योगिकी का कम प्रयोग, निम्न शक्ति साधनों की आवश्यकता, छोटी मशीनों द्वारा कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कुर्सी उद्योग, कपड़ा उद्योग आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरका इसका देखते हैं तो तीसरका में आ जाता है बड़े पैमाने का उद्योग। बड़े पैमाने का उद्योग के अंतर्गत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादित वस्तुएं बेचने के लिए विशाल बाजार की आवश्यकता होती है। कच्चे माल की विभिन्न जगहों से आयात होती है। इसके बाद अत्याधिक एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसके बाद उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है। इसके बाद अत्याधिक शक्ति साधनों की आवश्यकता होती है। इसके बाद बड़े बड़े मशीनों द्वारा कार्य किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए लोहा इस्पात उद्योग, कारखाना इत्यादि आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को मुख्य रूप से 5 वर्गों में बांटा जाता है। पहला आ जाता है हमारा कृषि आधारित उद्योग। वह उद्योग जो कृषि द्वारा उत्पादित कच्चे माल पर निर्भर होती है कृषि आधारित उद्योग कहलाती है। उदाहरण के लिए शक्कर उद्योग, अचार उद्योग, मसाले एवं तेल उद्योग आदि आते हैं। इसके बाद यहाँ बता रहा है इन उद्योगों में कृषि से प्राप्त कच्चे माल को
तैयार माल में बदलकर ग्रामीण एवं नगरीय भागों में भेजने के लिए भेज देता है। अर्थात इस माल को क्या किया जाता है, बदल कर उसे माने रिफाइन करके उसे ग्रामीण क्षेत्रों में महंगे दाम पर भेजा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं रसायन आधारित उद्योग। इस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है, जैसे कि पेट्रो रसायन उद्योग, प्लास्टिक उद्योग आदि। इसके बाद हम लोग देखते हैं वनों पर आधारित उद्योग। वे उद्योग जो कच्चे माल के लिए वनों पर निर्धारित होते हैं वन आधारित उद्योग के अंतर्गत उद्योग के आते हैं। उदाहरण के लिए फर्नीचर उद्योग, कागज़ इत्यादि, ये हमें वनों से प्राप्त होती है। जबकि अगला हम लोग देखेंगे पशु आधारित उद्योग। पशु आधारित उद्योग वह उद्योग है जो पशुओं से हमें वह उद्योग जिनमें पशुओं से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, पशु आधारित उद्योग कहलाती है। उदाहरण के लिए चमड़ा उद्योग, ऊनी उद्योग इत्यादि इसी से प्राप्त होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं खनिज आधारित उद्योग। वे उद्योग जिनमें खनिजों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, खनिज आधारित उद्योग कहलाती है। उदाहरण के लिए लोहा उद्योग, इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला को कहते हैं धात्विक खनिज उद्योग। इसमें वे उद्योग आते हैं जो धात्विक खनिज जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा आदि का उपयोग होता है। धात्विक अर्थात जो चमकता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अधात्विक खनिज उद्योग। इसमें वे आते हैं जो मुख्य रूप से अधात्विक खनिज होते हैं, जैसे कि सीमेंट आदि का प्रयोग उद्योग में किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला हो जाता है सार्वजनिक उद्योग। यह वह उद्योग होते हैं जो सरकार के अधीन होते हैं। दूसरे शब्दों में सरकारी कंपनियों को ही सार्वजनिक उद्योग कहा जाता है। इन पर मुख्य रूप से सरकार का स्वामित्व होता है और इन्हीं सरकार द्वारा ही चलाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं निजी उद्योग। वह उद्योग जिन पर एक या अनेक व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, उन्हें निजी उद्योग कहा जाता है। आसान शब्दों में समझे तो प्राइवेट कंपनी ही निजी उद्योग होती है। अर्थात निजी जो प्राइवेट के हाथों में बिक जाता है, सरकारी नहीं होता है, गवर्नमेंट नहीं होता है, प्राइवेट होता है, उसी को हम लोग निजी उद्योग कहते हैं। इस पर मुख्य रूप से एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। यह वह उद्योग है जिनमें सरकार एवं निजी दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व होता है, यानी कि कंपनी का कुछ हिस्सा सरकार के पास होता है और कुछ हिस्सा निजी के हाथों में होता है। इस तरह से दोनों द्वारा कंपनियों का संचालन किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो उत्पाद के आधार पर उद्योगों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला आधारभूत उद्योग, जिसके अंतर्गत यहाँ बताया गया है वह उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए आवश्यकता की वस्तुएं बनाती है, उन्हें आधारभूत उद्योग कहा जाता है। उदाहरण के लिए मशीन बनाने वाले उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग। दूसरे शब्दों में मैं में उद्योग जिनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं का उपयोग अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग जिनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं का उपभोग प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, उन्हें उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए बिस्किट, चाय, साबुन उद्योग आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं उत्पादित प्रक्रिया के आधार पर
उद्योगों का वर्गीकरण। तो उत्पादित प्रक्रिया के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार के औद्योगिकरण होते हैं। पहला परंपरागत उद्योग एवं उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। परंपरागत उद्योग वह उद्योग है जो लंबे समय से चलते हैं एवं वर्तमान समय में भी पुराने तरीकों से ही उत्पादन कर सकते हैं, परंपरागत उद्योग कहलाते हैं। इन उद्योग में रोजगार का अनुपात ऊंचा होता है, आसपास का वातावरण अस्वस्थ होता है। इसके बाद यहाँ बताया गया है प्रदूषण की अत्यधिक समस्या होती है। इसमें प्रदूषण की अधिक समस्या होती है, साफ सफाई पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके बाद यहाँ बताया गया है श्रमिकों को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। यह नए प्रकार का उद्योग है। इन उद्योगों में उत्पादन हेतु उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। इन उद्योगों में यंत्र मानव का प्रयोग भी किया जाता है। कार्य स्वचालित होते हैं। सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहता है। प्रदूषण की समस्या न के बराबर होती है। वस्तुओं का उत्पादन गहन शोध के बाद किया जाता है। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक यहाँ देखते हैं उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात किस कारण से उद्योगों को प्रभावित करते हैं। तो इसका पहला आ जाता है पूंजी की उपलब्धता, अर्थात पूंजी की उपलब्धता अर्थात किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्ध पूंजी उस क्षेत्र में उद्योगों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए एक अल्प विकसित क्षेत्र में बड़े उद्योग लगाना मुश्किल होगा, जबकि एक विकसित क्षेत्र में यह कार्य करना आसान होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बाजार तक पहुंच। उत्पादन करने के बाद प्रत्येक उद्योगों को अपना सामान बाजार में बेचना होता है, इसीलिए किसी भी उद्योग की बाजार तक पहुंच होना अत्यधिक आवश्यक होता है। यहाँ पर बाजार से मतलब ग्राहकों तक पहुंच से है। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं श्रमिक की उपलब्धता। श्रमिक की उपलब्धता के अंतर्गत उत्पादन प्रक्रियाओं में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए एक उद्योग श्रम निर्भर होता है। सस्ता दूसरा का पॉइंट हो जाएगा सस्ता एवं उचित मात्रा में मिलने वाले श्रम उद्योग के विकास में मदद करती है, जबकि महंगा एवं कम मात्रा में श्रम की उपलब्धता उद्योग के विकास में काम करती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं शक्ति के साधनों अर्थात बिजली, संचार आदि की स्थिति। उद्योगों में बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है एवं बड़े बड़े मशीनों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए शक्ति साधन बिजली और संचार होती है। अत्यधिक जरूरी होते हैं। शक्ति संसाधनों के उच्च उपलब्ध के कारण उद्योगों का विकास होता है, जबकि शक्ति संसाधन उपलब्ध न होने पर औद्योगिक विकास में कमी आती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं परिवहन की सुविधा। कच्चे माल लाने एवं उत्पादित वस्तुओं ले जाने के लिए परिवहन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए पर्याप्त परिवहन एवं संचार के साधनों का होना आवश्यक होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कच्चे माल की उपलब्धि। कच्चे माल की उपलब्धि अर्थात उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए कच्चा माल सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए कच्चे माल की उपलब्धता उद्योगों के विकास को प्रभावित करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सरकारी नीति। सरकारी नीति के अंतर्गत जो सरकार के द्वारा जो नीति बनाया जाता है उसी को हम लोग सरकारी नीति कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक उद्योग सरकारी नीतियों के अनुसार कार्य करता है, इसीलिए सरकार द्वारा औद्योगिक पक्ष में बनाई गई नीतियों के कारण उद्योगों को फायदा होता है और उद्योगों में विकास में मदद मिलती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बड़े उद्योगों की विशेषताएं। बड़े उद्योगों की विशेषताएं के अंतर्गत पहला पॉइंट हो जाता है कौशल का विशिष्टीकरण। इसके अंतर्गत बताया गया है कौशल के विशिष्टीकरण से अभिप्राय किसी एक व्यक्ति का किसी एक कार्य में कुशल हो जाना होता है। बड़े उद्योगों में कार्य का विभाजन किया जाता है, जिस वजह से एक व्यक्ति अपने कार्य में निपुण हो जाता है और वह
सामान्य समय में अपने लोगों से ज़्यादा उत्पादन कर पाता है। इस कारणवश उत्पादन की प्रक्रिया में तेजी होती है। अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट हो जाता है तंत्रीकरण। तंत्रीकरण का अर्थ है किसी कार्य को पूरा करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना पड़ता है। बड़े उद्योगों में मशीनों का बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है, जिससे उत्पादन लागत में कमी आती है। इसके बाद हम लोग अगला देख लेते हैं उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग। बड़े उद्योगों में प्रौद्योगिकी का बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है। इस वजह से उत्पादन की प्रक्रिया में वृद्धि होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कौशल श्रमिक। बड़े उद्योग में मुख्य रूप से कौशल श्रमिकों द्वारा उत्पादन प्रक्रिया को पूरा किया जाता है, जिससे उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं अधिक पूंजी। बड़े उद्योगों में अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। यह उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता को बढ़ाता है एवं उसमें लगने वाले समय को कम कर देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं औद्योगिक प्रदेश। इसके अंतर्गत औद्योगिक प्रदेश उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां भारी उद्योगों का विकास होता है। लौह उद्योग, भारी इंजीनियरिंग एवं रसायन निर्माण जैसे उद्योगों को भारी उद्योग कहा जाता है। भारी उद्योगों को धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कहा जाता है। यह उद्योग मुख्य रूप से उन क्षेत्रों के आसपास विकसित होते हैं जहां कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सके। जैसे उदाहरण के लिए कोयल की खदानों के आसपास लौह उद्योगों का विकास, क्योंकि कोयला लोहा पिघलाने में काम किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं औद्योगिकी प्रदेशों की विशेषताएं। इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट बता दिया गया है ऊंचा रोजगार स्तर। इसके बाद निम्न जीवन स्तर। इसके बाद अत्यधिक जनसंख्या घनत्व। इसके बाद बताया है अप्रत्यक्ष सेवाएं। इसके बाद बताया है प्रदूषण की समस्या। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद कह रहा है यहाँ इन उद्योगों के आसपास जीवन स्तर काफ़ी निम्न होते हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में मुख्य रूप से श्रमिक रहते हैं एवं उद्योग होते हैं, इस वजह से सेवाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं लौह अयस्क उद्योग। लौह अयस्क उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, क्योंकि यह सभी उद्योगों का आधार है। अन्य उद्योगों में उपयोग होने वाले मशीनें एवं सभी प्रकार की औजार लोहा एवं इस्पात से बनाई जाती है। इसीलिए इसे अन्य उद्योगों का आधार माना जाता है। इन उद्योगों की स्थापना मुख्य रूप से कच्चे माल के स्रोत के साथ ही की गई थी, क्योंकि लोहे का परिवहन अत्यधिक महंगा पड़ता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस्पात कैसे बनता है, उसके बारे में देखते हैं। तो लौह अयस्क को भट्टियों में कार्बन एवं चूना पत्थर के साथ मिलाया जाता है। इस कारण इस पिघले हुए लोहे को कच्चा लोहा कहा जाता है। फिर इस कच्चे लोहे में मैंगनीज मिलाकर इस्पात का निर्माण किया जाता है। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं सूती कपड़ा। सूती कपड़ा, तो इस उद्योग में सूती कपड़ा का निर्माण मुख्य रूप से हथकरघा तथा बिजली करघे द्वारा किया जाता है। इस उद्योग के संचालन के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। यह उद्योग अनेकों श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। इस उद्योग के अंतर्गत सूती की कटाई, बुनाई आदि का कार्य किया जाता है। कृत्रिम रेशम से प्रतिस्पर्धा के कारण सूती वस्त्र उद्योग को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस तरह से यहाँ पर बताया गया
है। आई होप यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।